Hello 8th class, welcome back to our channel. Today we are going to finish the 4th chapter of your biology ecosystem. इसमें हमने chapter की explanation completely कर ली है. We finished the whole thing. Now we are doing the exercise, the chapter and exercise. तो उसको start करते हैं. मैं जैसे कराती हूँ आपको explain करती जाऊँगी, साथ में page number बताती जाऊँगी where the particular answer is located. So I've kept the book with me here. And let us start. First is differentiate between producers and consumers. Decomposers. तो producer और decomposer के जो differences हैं, they are मतलब उनकी जो definitions हैं, they are given on page number 41. Producer की definition आपको page number 41 पे दे रखी है कि भाई green plants जो हैं, they are the producers. They produce food with the help of sunlight and water in the presence of sunlight and water with the help of CO2 and chlorophyll. That is through the process of photosynthesis. Decomposition की definition दे रखी है आपको पेज नंबर 42 पे कि बैक्टीरिया और फंजाई जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं उसको दोबारा से मिनरल्स में कन्वर्ट करते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं, सॉइल को एनरिच करते हैं. दे आर दी डीकम्पोजर्स. सो द डेफिनेशंस आर गिवन ऑन पेज नंबर 41 एंड 42. नेक्स्ट इज व्हाट आर कंज्यूमर्स, एक्सप्लेन देयर टाइप्स. अब जो कंज्यूमर्स ये क्वेश्चन है इसका आंसर भी इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 41 की कंज्यूमर कितनी तरह के होते हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन देयर टाइप्स. तो कंज्यूमर्स जो हैं एक्चुअली होते क्या हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर फूड ऑन देयर ओन एंड दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर्स और द अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. तो इसमें कौन कौन से हो गए आपके टाइप्स पूछिए. तो सबसे पहले हो गए आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स जो कि ऐसे एनिमल्स दैट आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. नेक्स्ट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स या फर्स्ट लेवल ऑफ कार्निवोर्स जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं. फिर आ जाएंगे आपके टर्जरी कंज्यूमर्स जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं लाइक लायन एट्सेट्रा, है ना. जैसे आपके अगर मैं देखूं कि हर्बीवोर्स कंज्यूमर्स में जो फर्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स हैं हर्बीवोर्स में उसे हो गए गोट, शीप, काउज, बफलोज, ये सब फर्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स हैं या हर्बीवोर्स हैं. जो सेकंड लेवल ऑफ कंज्यूमर्स हो जाएंगे वो इनको खाने वाले एनिमल हो गए, जैसे कि कोई भी एनिमल हो सकता है, फॉक्स हो सकती है, टाइगर हो सकता है, लेपर्ड हो सकता है, या जो भी एनिमल्स इनको कंज्यूम करें, वुल्फ हो सकता है. एंड देन अगेन टर्जरी में लायन, टाइगर एंड ऑल दोस मेजर बिग एनिमल्स. Next is describe the pond ecosystem. Pond ecosystem has been described on the page number 43. ये थोड़ा बड़ा सा आंसर है तो आप अपने हिसाब से इसको शॉर्ट करके लिख लीजिएगा कि पॉन्ड में क्या क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के हेल्प आउट करते हैं, या ये कहिए कि एक दूसरे की लाइफ को कंप्लीट करने के लिए इसेंशियल है. ठीक है. तो उसमें कैसे कैसे दे रखा है कि हर्बीवोर्स हैं, जो स्मॉल फिशेस हैं वो प्लांट्स को खाती हैं. एंड देन जो लार्ज फिशेस हैं, फ्रॉग्स हैं, जो कार्निवोरस हैं वो प्लांट्स अगेन देन स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं. एंड देन फर्दर थोड़ी सी और जो बड़ी फिशेस होंगी वो उन छोटी फिशेस को खाएंगी. उसके बाद हमारे पास पॉन्ड एक्वेटिक सिस्टम, पॉन्ड सिस्टम में जो पॉन्ड का इकोसिस्टम है उसमें डिकम्पोजर्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो फिशेस जो मर जाते हैं उनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड दैट न्यूट्रिएंट इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ, और वाटर को भी एनरिच करता है वो. तो ये सारी रिसाइकलिंग चलती रहती है. Okay, next question is how do plants depend on animals? This question, the answer of this question is given on page number 44 and 45. 44 एंड 45 पे दे रखा है डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन एनिमल्स. इसमें आपको जो मैंने पढ़ाया था तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई एनिमल्स जो हैं दे प्रोड्यूस CO2. तो CO2 जो है वो प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इसेंशियल है, तो प्लांट्स को CO2 मिलती है. उसके अलावा एनिमल्स जो हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स में हेल्प करते हैं, डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करते हैं. देन एनिमल का जो एक्सक्रीटा है और जो उनकी डेड बॉडीज़ हैं जब वो मर जाते हैं एनिमल्स तो उनकी जो डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स होते हैं वो सॉइल में मिलते हैं, ह्यूमस बन जाती है. एंड ह्यूमस इज़ वेरी रिच कंटेंट इन न्यूट्रिएंट्स, वो प्लांट्स की ग्रोथ को बहुत बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एनिमल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एनिमल्स की कुछ हेल्पिंग हैंड हैं जो कि प्लांट्स को हेल्प आउट करते हैं ग्रो करने में. Next is how is parasitism different from predation? This is given on the same page, that is page number 45. Parasitism और predation दोनों की definition दे रखी है, example दे रखे हैं.
वहाँ से आप ले लीजिएगा आंसर। पैरासिटिज्म क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने फूड और शेल्टर के लिए और वो उसको हार्म पहुंचाता है, बट इट डजंट किल द ऑर्गेनिज्म। वो उस पर डिपेंडेंट है तो क्या करता है, वो थोड़ा 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 करके उससे अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है डेली बेसिस पे। इट डजंट किल द ऑर्गेनिज्म। जो होस्ट है पैरासाइट उसको किल नहीं करता है। हाँ, उसकी कुछ बीमारियां कॉज करता है, उसको प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि भाई पैरासाइट उसका न्यूट्रिशन ले रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं होस्ट को, लेकिन बट द होस्ट डजंट डाई, इट डजंट डाई। लेकिन प्रिडेशन में क्या है कि जो प्रिडेशन में जो प्रिडेटर है वो अपना जो उसका शिकार है उसको कंप्लीटली किल कर देता है, प्रे को किल करता है। तो प्रिडेशन में जो प्रिडेटर है वो अपने प्रे को कंप्लीटली मार देता है, किल कर देता है, उसकी लाइफ फिनिश कर देता है, एंड देन इट ईट्स इट अप। जबकि पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट है वो अपने होस्ट को किल नहीं करता है, इट रिमेन्स अलाइव एंड उससे वो धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पे न्यूट्रिशन लेता रहता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज अ फूड वेब, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। अब फूड वेब का आंसर आपको दे रखा है पेज नंबर 48 पे। फूड वेब क्या है? फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ मेनी फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड, है ना। यहाँ पे देखो दे रखा है सेवरल फूड चेन्स ऑफ अ रीजन इंटरकनेक्ट एंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ फूड वेब। अब फूड वेब इंपॉर्टेंट क्यों है वो वहाँ पे पॉइंट्स भी दे रखे हैं पेज नंबर 47, नहीं ये 46 पे दे रखा है, सॉरी, दिस इज ऑन पेज नंबर 46 एंड 47, या ये पेज नंबर गलत मार्क्ड है, नहीं 46 एंड 47 है। 46 पे फूड वेब की डेफिनेशन दे रखी है, 47 पे आपको इंपॉर्टेंस दे रखी है फूड वेब की। तो फूड वेब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो ना जब एक फूड चेन में क्या है सीक्वेंशियल एक ही डायरेक्शन में हमेशा एनर्जी फ्लो कर रही है, तो अगर फूड चेन में हम देखें, अगर सिंपल एक फूड चेन होगी तो अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम रिमूव कर दें फूड चेन से, तो जो आगे वाला ऑर्गेनिज्म है, जो नेक्स्ट लेवल का ऑर्गेनिज्म है, उसको फूड मिलना बंद हो जाएगा, वो मर जाएगा। जबकि फूड वेब में क्या फैसिलिटी है कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं ऑर्गेनिजम्स को, दे कैन सर्वाइव एंड लिव। अगर एक चीज़ नहीं मिली तो किसी और चीज़ को खा लेंगे, दूसरी नहीं मिली तो तीसरी को खा लेंगे। जबकि फूड चेन में एक सीक्वेंशियल सिस्टम है, एक ही लाइन में ये है कि हाँ ये है तो यही खाना, यही खाना, यही खाना, ये नहीं है तो कुछ नहीं है। जबकि फूड वेब में इंटरलिंकिंग है फूड चेन्स की, तो किसी ऑर्गेनिज्म को जो जब उसको भूख लग रही, जब उसको जो चीज़ अवेलेबल है जो वो खाता है वो उसको कंज्यूम कर लेता है। तो फूड वेब इज़ वेरी हेल्पफुल। सो एक तो ऑप्शंस देता है, दूसरे ऑप्शंस देता है, तो उससे क्या होता है कि एनिमल्स आर एबल टू सर्वाइव, वो मरेंगे नहीं, भूखे नहीं मरेंगे। सो इट इंश्योर्स बेटर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड इट गिव्स मच मोर स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है वो स्टेबल रहता है क्योंकि बहुत सारी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स मिल जाते हैं एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए, तो एनर्जी का जो फ्लो है वो ब्रेक नहीं होता है एंड इकोसिस्टम कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर एवर, और बहुत स्टेबिलिटी देता है वो इकोसिस्टम को। सो फूड वेब इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है? डिस्क्राइब द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। अब अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम दे हैव बीन मेंशन्ड अर्लियर इन द चैप्टर ऑन पेज नंबर 42। अब ये लॉन्ग आंसर आ गया, तो पेज नंबर 42 पे अबायोटिक कंपोनेंट्स मेंशन कर रखे हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स आपको ध्यान होंगे, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, क्लाइमेट, ये सारे के सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। इनके आप थोड़े थोड़े डिटेल लिखिएगा, दो दो लाइनें सबकी लिखते जाइए, क्योंकि ना जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो द आंसर डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ मार्क्स, कि कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है उस पर आपका आंसर डिपेंड करेगा। तो सॉरी ये स्क्रॉल हो गया ज़रा, है ना, उस पर आपका आंसर डिपेंड करता है। तो आप नोटबुक में तो लिख लीजिए, लेकिन जब आपको एग्ज़ाम में अगर ये आता है तो एग्ज़ाम में आप थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। Next question is, what is a food chain? How does energy flow in a food chain? So this particular answer is given on पेज नंबर 46 पे दे रखा है कि फूड चेन क्या है, फूड चेन में एनर्जी फ्लो कैसे होता है। तो फूड चेन क्या है? अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन फॉर फूड इज कॉल्ड अ फूड चेन। एग्जाम्पल दे दीजिए आप फूड चेन का, कोई भी, जैसे ग्रास वाज ईटन अप बाय द ग्रास हॉपर वाज ईटन अप बाय द
फ्रॉग एंड फ्रॉग वॉज ईटन बाय द स्नेक। एक छोटा सा फूड चेन का एग्जाम्पल दे दीजिए। तो फूड चेन हो गया, एनर्जी कैसे फ्लो करता है, एनर्जी फ्लोज इन अ रेगुलर मैनर इन अ यूनिफॉर्म सिंगल डायरेक्शन। यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ना जो एनर्जी का फ्लो होता है इट इज़ यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। एनर्जी लौट के नहीं आती है। और एनर्जी का मैंने आपको बताया था कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज पास्ड टू ईच हायर ट्रॉफिक लेवल। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी पास ऑन होती है वो ओरिजिनल एनर्जी की ओनली 10% इज पास्ड ऑन। और सन से जो एनर्जी लेते हैं प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जो एनर्जी लेते हैं सन से, दे टेक अप ओनली 1% ऑफ द सोलर एनर्जी। ये ध्यान रखिएगा। Only 1% of solar energy is consumed by plants by the process of their photosynthesis या in the process of their photosynthesis। बाकी सारी जो 99% है that is used otherwise or dissipated or absorbed elsewhere। और जब plants उस energy को transfer कर रहे हैं animals को, मतलब animals जब consume कर रहे हैं तो जो different trophic levels हैं किसी भी food chain के, तो उसमें सिर्फ 10% energy ही transfer होती है आगे next trophic level में। Next is, what are ecological pyramids? Describe their types. This answer is given on page number 47. Ecological pyramids क्या होते हैं कि it is a pyramid shaped diagram that shows the number of organisms या उनका biomass या उनका जो energy content है उसको show करते हैं। बेस मतलब एक पिरामिड, आपको पता है कि एक ट्रायंगल को अगर हम 3 डायमेंशन में देखें तो वो पिरामिड हो जाएगा। तो पिरामिड जो है उसका बेस ब्रॉड होता है, दैट इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का बायोमास, उसके नंबर, उसकी एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है। एंड एज वी मूव अप द ट्रॉफिक लेवल्स द नंबर देयर एनर्जी एंड देयर बायोमास ऑल गेट्स रिड्यूस। तो ये सारे पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी ये आपके दे रखे हैं पेज नंबर 47 पे। यू डू टेक योर आंसर फ्रॉम देयर। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ऑल्सो राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। अब आपका जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 48। 48 पे उसकी डेफिनेशन दे रखी है कि फॉरेस्ट इज़ एन इकोसिस्टम दैट हैज़ बोथ अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। और वो कैसे होते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, प्लांट्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। और जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो हो गए सॉइल हो गया, क्लाइमेट हो गया, वाटर हो गया। ये सब चीज़ें जो हैं फॉरेस्ट के जो ग्रोथ को अफेक्ट कर रही हैं वो सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। नेक्स्ट, राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट वहाँ पे दे रखे हैं आपको, 4 टाइप्स दे रखे हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड कॉनिफरस फॉरेस्ट। दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 49। सो यू राइट देम फ्रॉम देयर। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि नोटबुक में आपको शायद डिटेल में लिखना होगा, लेकिन एग्जाम में मार्क्स के हिसाब से लिखिएगा, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना आप लिखिएगा। नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व द इकोसिस्टम? दिस आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 49 एज वेल एज पेज नंबर 50 कि इकोसिस्टम हमारा जो है इट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल फॉर रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। बैलेंस चाहिए हमें एनर्जी का, नेचर और जो हम लोग हैं, जो एनिमल्स हैं और जो नेचर के कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इकोसिस्टम को कंजर्व करना चाहिए, हर चीज़ बैलेंस में रहेगी। तो ह्यूमन बींग्स कैन सर्वाइव वेरी वेल विदाउट एनी डिजीज़ नहीं होंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल होगी। अदरवाइज विल हैव टू फेस मेनी इश्यूज, जो कि हम लोग आजकल फेस कर भी रहे हैं अपनी ही गलतियों की वजह से। तो ये सब आपको काफ़ी डिटेल में दे रखा है, तो ये आप इस वहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन या स्किल बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दे रखा है, उसको स्टडी करना है एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो मैं इसको थोड़ा सा 1 मिनट ऊपर कर लेती हूँ, फिर आप इसको ग्राफ को स्टडी करिए एंड देन यू प्लीज़ आंसर, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। कभी कभी सिस्टम हैंग कर जाता है तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। सिस्टम की भी अपनी मर्जी है, आज मूड नहीं है उसका काम करने का, तो वो क्या हुआ, गुस्सा हो गया है, हैंग हो गया है। ओके, इट इज़ नॉट वर्किंग। चलिए कोई बात नहीं, ऐसी करते हैं। यह आपको मेन चीज़ ये है कि ये फिगर ए जो आपको दे रखा है एक बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं।
और एक्स एक्सिस पे आपको ईयर दे रखा है कि किस ईयर में क्या हुआ। 1992, 1993 एंड 1994 3 ईयर्स का डेटा है। अब देखते हैं, ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब देखो, पहले आप ऑब्जर्व कर लीजिए कि 1992 में क्या हुआ कि प्लांट्स जो थे वो सबसे ज़्यादा थे, ठीक है। 93 में प्लांट्स की जो क्वांटिटी है वो सेम है, लेकिन 94 में वो रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है। 92 में डियर मॉडरेट क्वांटिटी में है, 93 में डियर की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है, तो उन्होंने ज़्यादा प्लांट्स को खा लिया, तो 94 में प्लांट्स कम हो गए और डियर उनसे ज़्यादा, उनके नंबर्स उनसे ज़्यादा हो गए। लायन 92 में ठीक थे, मॉडरेट अमाउंट में प्रेजेंट थे, 93 में कम हो गए लायन। अब लायन कम हो गए तो उन्होंने डियर को खाना बंद कर दिया, मतलब ऑब्वियसली डियर की पॉपुलेशन बढ़ गई। यहाँ पे 94 में लायंस और ज़्यादा कम हो गए तो डियर की पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। Why is there an increase in the population of deer in 1993? 1993 में डियर की पॉपुलेशन क्यों बढ़ गई? क्योंकि लायंस की पॉपुलेशन कम हो गई, लायन कम हो गए, शेर कम हो गए, तो जो मार के खाते थे डियर को, तो डियर की पॉपुलेशन ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी एंड दे विल सर्वाइव, दे विल हैव अ मच लॉन्गर लाइफ, मतलब वो नेचुरल डेथ मरेंगे, तो दे विल हैव देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग, तो ऑब्वियसली लायन की पॉपुलेशन कम होने से डियर की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गई। वाई इज देयर अ डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स इन 1994? अब 1994 में देखो यहाँ पे प्लांट्स की पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि जब डियर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, डियर बहुत सारे बढ़ गए, तो डियर को अब ज़्यादा खाना चाहिए। अब ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो वो क्या खाते हो, तो प्लांट्स भी खाते, तो प्लांट्स की पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो गई। जैसे जैसे डियर की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, प्लांट्स की पॉपुलेशन कम हो गई। नेक्स्ट, विच ईयर शोज अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम? अब यहाँ पे इकोसिस्टम में बैलेंस कौन सा ईयर शो कर रहा है, तो वी वुड से ईयर 1992 जो है वो बैलेंस्ड इकोसिस्टम शो कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे प्लांट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद डियर है, उसके बाद लाइन है। जो हमारा जो पिरामिड है, आप इसको कैसे जज करोगे? हमारा जो पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर हो या पिरामिड ऑफ बायोमास हो या कोई भी एनर्जी का हो, तो उसमें हम हमेशा क्या देखते हैं कि बेस सबसे बड़ा है, मतलब हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट सबसे ज़्यादा होने चाहिए, उसके बाद जो फर्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स हैं वो उससे कम होते हैं, और जो सेकेंड लेवल ऑफ कंज्यूमर्स हैं वो उससे भी ज़्यादा कम होते हैं, मतलब जो टॉप का लेवल है वो सबसे कम होगा और जो मिडिल लेवल है वो बीच का होगा। तो ये जो हमारा जो चीज़ है, जो एक प्रोपोर्शनेट डायग्राम है, दैट इज़ योर 1992 का जो डेटा है वो प्रोपोर्शन में है। बाकी 93 का डेटा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि लायंस की पॉपुलेशन कम हो गई, 94 का तो बहुत ही डिस्टर्ब हो गया क्योंकि डियर बढ़ गए, प्लांट्स कम हो गए। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन व्हेन लायंस कंप्लीटली डिसअपियर फ्रॉम द इकोसिस्टम? अगर लायंस कंप्लीटली डिसअपियर हो गए इकोसिस्टम से तो क्या होगा? डियर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्लांट्स कम हो जाएंगे, प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे, और फिर डियर को जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड है वो नहीं मिलेगा, एंड देन दे विल ऑल्सो डाई ऑफ स्टारवेशन। तो मतलब पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। Next, Raju and Reena are discussing their school project. Is it an example of symbiosis? Why? Why not? तो इसके लिए जब आप इस आंसर को दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सिम्बायोसिस होता क्या है। सिम्बायोसिस इज एक्चुअली अ म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब कि एक ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो। मेन चीज़ है कि म्यूचुअली हेल्प आउट कर रहे हैं, मतलब दोनों को बेनिफिट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक को बेनिफिट हो रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा है, या एक को बेनिफिट हो रहा है दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। नुकसान नहीं हो रहा, फ़ायदा भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं है, दोनों को बेनिफिट होना चाहिए। तो राजू और रीना अपने प्रोजेक्ट को डिस्कस करें तो येस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। वाई? Because they are helping out each other, just like that we do in a symbiotic relationship. Next, suppose the symbiotic relationship between algae and fungi turns into predation. Will any lichen formation take place? Why? Why not? अगर जो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एल्गी एंड फंजाई की, ये प्रिडेशन में कन्वर्ट हो गई, मतलब एक प्रिडेटर बन गया दूसरा प्रे बन गया, तो क्या होगा? तो क्या फिर लाइकेंस बनेंगे? लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेन इज एन एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई जब इकट्ठे रहते हैं तो उस जो कॉम्बिनेशन जो बनता है उसको हम लाइकेन बोलते हैं। तो क्या लाइकेन फॉर्मेशन रहेगी अगर प्रिडेशन में कन्वर्ट हो गई ये रिलेशनशिप? तो प्रिडेटर और प्रे बन गए दोनों, तो क्या होगा कि लाइकेन फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि ये तो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, एक दूसरे को मार देगा या खा जाएगा या कंज्यूम कर लेगा, तो लाइकेन नहीं बन पाएगा।
Okay, next is look at the given food chain and answer the following questions. अब food chain देखते हैं. प्लांट को खाया ग्रासहॉपर ने, ग्रासहॉपर को खाया स्मॉल बर्ड ने, स्मॉल बर्ड को खाया हॉक ने. Now, when the grasshopper is removed from the food chain, will a small bird survive? इस grasshopper को हम यहाँ से remove कर दें तो क्या ये जो चिड़िया है ये survive कर पाएगी? ये क्या खाएगी? इसका तो खाना गायब हो गया. बर्ड्स जो हैं वो ग्रासहॉपर को खा रही हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाती हैं. ग्रासहॉपर को रिमूव कर दिया तो उसके पास कुछ खाने को नहीं बचा, तो द बर्ड विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. ठीक है. नेक्स्ट, क्योंकि सारी बर्ड्स जो हैं वो दाना नहीं खाती हैं. कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो ग्रेन्स खाती हैं, लेकिन प्लांट्स को नहीं खाती ना, डायरेक्ट प्लांट्स को नहीं खाती हैं. ओके, वेयर कैन यू प्लेस हेन इन द अबव फूड चेन? अगर हम आपको बोलें कि यहाँ पे आपको हेन को प्लेस करना है, किसी एक चीज़ को रिप्लेस करके हेन को प्लेस कर दीजिए इस फूड चेन में, तो विच प्लेस डू यू फाइंड इट अप्रोप्रिएट फॉर द हेन टू बी प्लेस्ड इन? तो स्मॉल बर्ड की जगह हम यहाँ पे हेन को प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हेन जो है वो भी ग्रासहॉपर को खा लेती है, इंसेक्ट्स को खा लेती है. ओके, हेन ग्रेन्स भी खाती है लेकिन डायरेक्ट प्लांट्स वो भी नहीं खाती है, मतलब लीफ नहीं खाती है. नेक्स्ट, मेक अ फूड वेब, यूज दिस फूड चेन ऑल्सो. तो आपको एक फूड वेब बनाना है इस फूड चेन को उसमें रखते हुए. तो आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दे रखा है, तो आप अपने बना लेंगे, आई एम वेरी श्योर. बस इसमें इस वाली फूड चेन को इंक्लूड करना है, मतलब ये वाली फूड चेन आप ले लीजिए, उसके अलावा आप दूसरे बहुत सारे यहाँ पे और फूड चेन्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फूड वेब बन जाएगा. या फिर इनमें और ब्रांचिंग कर लेंगे, तो दैट विल बी ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फूड वेब. नेक्स्ट इज ड्रॉ अ फूड वेब शोइंग ह्यूमंस एज अ पार्ट ऑफ इट. अब आपको एक फूड वेब बनाने को बोला है जहाँ पे आपको ह्यूमंस को इंटीग्रेट करना है. तो आप क्या करेंगे कि आप ग्रीन प्लांट से स्टार्ट किया आपने बनाना. अब आप एक कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे आप ग्रीन प्लांट से स्टार्ट किया. अब आपने क्या लिखा यहाँ पे, सपोज आप यहाँ पे ले लीजिए कोई भी इंसेक्ट ले लीजिए, ग्रास हॉपर ले लीजिए, या सिंपली कोई इंसेक्ट रख लीजिए. ठीक है. अब यहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स रख रहे हैं. कुछ ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो डायरेक्टली वेजिटेरियंस होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं. ग्रास हॉपर को किसने खाया? ग्रास हॉपर को खा लिया हेन ने, सपोज, है ना, कॉक ने या हेन ने, और उसको ह्यूमन बींग्स भी खा लेते हैं, है ना. या उस हेन को हॉक भी खा लेता है, या उसको कैट भी खा लेती है. ठीक है. अब यहाँ पे आप और कुछ ले लीजिए. प्लांट्स को किसने खाया? प्लांट्स को सपोज गोट ने खाया. अब इस गोट को कौन खा सकता है? दिस गोट कैन बी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. और या फिर गोट को लायन भी खा सकता है ना. या फिर हम यहाँ पे एक और बीच में ले लेते हैं कि इस गोट को वोल्फ भी खा सकता है. तो ये बहुत सारी आपके इंटरलिंकिंग फूड चेन्स हो जाएंगी और ये एक फूड वेब कॉन्स्टिट्यूट कर लेगा. हेन को कौन खा सकता है? हेन को वोल्फ भी खा सकता है ना. ऐसी कैट को कौन खा सकता है? कैट को लायन भी खा सकता है. तो कोई भी जो उसको वैरायटी अवेलेबल होगी वो एनिमल उसको खा सकता है, अपने फेवरेट फूड को. और ये एक वेब बन जाएगा, फूड वेब बन गया, जिसमें ह्यूमन बींग्स को भी हम शो कर रहे हैं एज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फूड वेब. ओके, सो दिस फिनिशेस विद द चैप्टर हियर. इसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, या तो केमिस्ट्री या बायोलॉजी. देखते हैं क्या करना है. सिंस यू पीपल हैव नॉट गिवन मी एनी सजेशन, सो आई विल टेक अ डिसीजन ऑन माई ओन. तो आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए स्टडीज़ को, एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ ऑल्सो.